वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, कल फ्रैंकफर्ट ओफनबाग में एक ख़तरनाक हादसा हुआ जिसमें 2 इंसानी जानें चली गई, यानी 2 इंसानों ने अपनी जान से हाथ धो बैठे। उस सारे वाक़े की तफसील जानने के लिए अभी शाम का टाइम है, हम अली भाई से रब्ता करते हैं और उनसे सारी तफसीलात जानते हैं कि वो कल क्या हादसा पेश आया। वो इस सारे हादसे की सूरत हाल बताते हैं, सुनिए ज़रा। जी अस्सलाम वालेकुम नईम भाई, आज के हादसे के मुतालिक आपने पूछा है तो मैं इसकी कुछ डिटेल आपको बताता चलूं कि ये फ्रैंकफर्ट के इलाका सैक्सनहाउज़न में ये जो है वो एक्सीडेंट हुआ है कार का। और इसमें जो है वो 100 यानी एक 38 साला ड्राइवर ने जो है वो गाड़ी पैदल चलने वालों पे चढ़ाई है और जिससे जो है वो एक 2 अफराद जो है वो हलाक हुए हैं, ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए हॉस्पिटल में जो है वो जान बाक हो गए हैं। एक की उम्र जो है वो 31 साल थी और दूसरे की जो है वो 40 साल। तो पुलिस ने जो है वो फ़िलहाल ड्राइवर को अपनी हिरासत में लिया हुआ है और उसका मतलब ये कि वो यानी तफ्तीश करना चाहते हैं कि ड्राइवर किसी नशे की हालत में तो नहीं था, और उसके अलावा वो ड्रग्स वगैरह का टेस्ट भी उसका जो है वो करना चाहते हैं। तो इसके अलावा किसी भी तर्ज पे जिस तरह माजी में होता रहा कि गाड़ी एक पैदल चलने वालों पे चढ़ाना यानी बतौर दहशत गर्दी के हथियार के तौर पर भी जो है इस्तेमाल किया गया है इसको, तो इस तरह के किसी भी इम्कान को जो है वो पुलिस ने रद्द किया है। तो बहरहाल ये फ्रैंकफर्ट के बहुत ही मसरूफ़ इलाका मोरफील्ड लांस्टा से भी जो आज शाम को हादसा हुआ है और जिसमें जो है 2 कीमती जानों का जो है वो ज़या हुआ है। ठीक है नाज़रीन, ये सुना है जैसा कि आपने अभी, हम अली भाई से उस वाक़े के बारे में पूछते हैं जो पेशावर में शहादत हुई है। उसमें कुछ नए शाहिद आए हैं, कोई नई ऐसी तब्दीलियां थी जो हमने आपके सामने ज़रूर रखनी थी कि उस वाक़े में क्या ये वाक़या पहली दफ़ा पेश आया था या इससे पहले भी वाक़या पेश आया था। आपको बताते चलें कि इनके ऊपर जो अब्दुल कादिर साहब थे, इनके ऊपर पहले भी इसी तरह अटैक हुआ था और उस अटैक में ये बाल बच गए थे और इनके पाँव जख्मी हुआ था। ये सारी तफसीलात जानते हैं अली भाई के साथ। जी अली भाई बताएं ज़रा, वो क्या सूरत हाल पैदा हुई थी। जी नईम भाई, आपने दूसरा सवाल पूछा है कि ये जो पेशावर के वाक़या के मुतालिक जो शहादत हुई है, डॉक्टर अब्दुल कादिर को जो है वो शहीद किया गया है जुमेरात के रोज़। तो ये इनको डॉक्टर साहब को जो है पहले भी गोली लगी थी, पाँव में ये ज़ख्मी हुए थे, तो अल्लाह ताला ने बहरहाल महफूज रखा। तो ये जिस तरह मैंने अपने एक इंटरव्यू में गुज़श्ता मेरा ख़्याल 1.5 हफ़्ता कबल भी आपने मेरा इंटरव्यू लिया था और उसमें मैंने इसी बात का इजहार किया था कि अब जो है वो अहमदियों को ख़ास तौर पर वो जो इंसानियत की खिदमत करने वाले शोबे हैं, मसलन डॉक्टर्स या फिर टीचर्स, उनको जो है वो निशाना बनाया जा रहा है और ये मेरा ख़्याल बाकायदा टारगेट किलिंग है और इसमें जो है वो अहमदियों को जो है चुन चुन कर मारा जा रहा है। तो अब दोबारा जो है वो डॉक्टर्स को जो है वो टारगेट बनाया गया है। तो इस पे आपने देखा होगा कि वो जो है वो मरीज़ के रूप में वहाँ पर आया और डॉक्टर साहब को जो है वो टारगेट किया है। तो इसके पीछे मेरा ख्याल ये महज इत्तफाक नहीं है कि डॉक्टर्स, टीचर्स और फिर जो मारने वाला है वो कम उम्र है। इस बात की भी निशानदेही मैंने अपने जो है वो साबिका इंटरव्यू में आपसे जो है वो इजहार किया था और इसमें भी आप देखें कि मुलजिम की उम्र जो है वो 18 साल है और फिर कोशिश की जाएगी कि इसकी कम उम्र जो है वो ज़ाहिर करके इसको जो है वो कानूनी फ़वाइद हासिल किए जा सकें। और फिर मेरा ख्याल हमारे इंसाफ के सिस्टम के ऊपर भी बहुत सवालिया निशान है कि आपने अरसा हयात अहमदियों पर तंग किया, उनसे जो है वो इजहार की आज़ादी आपने छीन ली, उनको आपने नॉन मुस्लिम करार दे दिया। अहमदी जो है वो पाकिस्तान से हिजरत पे मजबूर हुए, उन पे बहुत सारे अहमदी पाकिस्तान छोड़ कर जो है वो जा रहे हैं। तो अब आपने सिर्फ उनसे इजहार की आज़ादी और उनके बुनियादी हक़ नहीं छीने, आपने जो है वो बाकायदा उनको टारगेट करके जो है वो कत्ल करना शुरू कर दिया है। और ख़ास तौर पर जो है वो टीचर जो इंसान की खिदमत करते हैं यानी कौम की, या फिर डॉक्टर्स हैं, और उनको जो है वो टारगेट किया जा रहा है और निशाना बनाया जा रहा है। तो मेरा ख्याल ये पेशावर साइड पे ये जो वाक़यात हैं गुज़श्ता कुछ अरसा में जो है वो बहुत शिद्दत के साथ जो इनमें इजाफ़ा होता जा रहा है और ये बाकायदा टारगेट किलिंग है और ये मनसूबाबंदी का हिस्सा है
جس میں ڈاکٹرز کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، جس میں ٹیچرز کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، اور جس میں جو ہے وہ کم عمر افراد کو جو ہے وہ یوز کیا جا رہا ہے. تو یہ سب جو ہے وہ محض اتفاق نہیں ہے، اس کے پیچھے باقاعدہ پلاننگ ہے، اور یہ پلان جو ہے وہ ٹارگٹ کلنگ ہے اور یہ کی جا رہی ہے. اس کی ہم نہ صرف مذمت کرتے ہیں بلکہ میں سزائے موت یا اس کے پھانسی کے حق میں نہیں ہوں انسانی حقوق کے حوالہ سے، لیکن جب آپ نے پاکستان میں ایک قانون رکھا ہے اور قتل کی سزا سزائے موت اور جو ہے وہ پھانسی رکھی ہے، تو پھر ان کو دیں پھانسیاں اور ان کا فیئر کیس چلے، فیئر یعنی ٹرائل ہونا چاہیے، اور پھر عدالتوں کو جو جرات کا مظاہرہ کرنا چاہیے. تو میرا خیال ان کے پیچھے بااثر لوگ ہوتے ہیں اور پھر جو ہے وہ سیاسی مفادات بھی ہوتے ہیں، تو وہ پھر ان کا جو ہے وہ دفاع بھی کرتے ہیں، اور پھر جو ہے یہ لوگ عدالتوں سے چھوٹ جاتے ہیں کچھ عرصے کے بعد. تو یہ پھر ان کو بڑی شے ملتی ہے جو یعنی بعد میں پھر آنے والے مزید جو ہے وہ یہ قتل و غارت کی طرف جاتے ہیں. تو میرا خیال اب وقت آ گیا کہ عدلیہ کو بھی جو ہے وہ نوٹس لینا چاہیے. تو اگر آپ نے قانون میں یہ گنجائشیں رکھی ہوئی ہیں کہ قتل کرنے والی کی سزائے موت یا پھانسی ہے، تو پھر اب ان سزاؤں پہ عمل درآمد کروائیں تاکہ اب معاشرے میں ایک پیغام جائے اور اس طرح کے لوگوں کی جو ہے وہ حوصلہ شکنی ہو. اور کب تک جو ہے وہ احمدی اسی طرح پاکستان میں جو ہے وہ اپنے ملک کو چھوڑ کر جانے پہ مجبور ہوں گے؟ کب تک آپ ان سے مذہب کی آزادی کا بھی حق چھینیں گے؟ اور ان احمدیوں نے تو کچھ بھی نہیں کہا آپ کو، بلکہ اس پہ جو ہے وہ خاموشی سے اپنے اللہ سے رجوع کیا ہے اور اس پہ ریئیکٹ نہیں کیا آپ سے، یعنی نہ احتجاج کیا ہے اور نہ قانون کو ہاتھ میں لیا ہے. لیکن اب آ کر آپ ان کو اٹھا کر جو چن چن کر مارنا شروع کر دیں، تو یہ میرا خیال ظلم اور زیادتی کی جو ہے وہ انتہا ہے، اور یہ ظلم اور جبر اور زیادتی کا سلسلہ جو ہے وہ بند اور ختم ہونا چاہیے. اور اس میں حکومت وقت، حکومت اسٹیٹ آف پاکستان اور عدلیہ کو بھی جو ان کا رول بنتا ہے وہ اپنا رول جو ہے وہ ضرور ادا کرنا چاہیے.